नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बेटा मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन महारथी बैच यूपी कांस्टेबल 2023 जो लॉन्च किया हुआ है उसमें आपको पर डे आपको वीडियो तीन वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपकी जो वीडियो है वो संविधान की भी है और मैथ की भी है और रीजनिंग की भी है। अब धीरे धीरे आपको हिंदी की भी वीडियो मिलनी स्टार्ट होगी, ठीक है ना बेटा। तो इससे पहले हमने जो हिंदी की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने हिंदी का पाठ्यक्रम और साथ में हमने हिंदी वर्णमाला पे चर्चा की थी, ठीक है ना, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि वर्णमाला और वर्ण समूह में क्या अंतर है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है पेपर में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीज़ों को समझाने का प्रयास किया एक अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो हमने उसके बाद पढ़ा था ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद फिर हमने पढ़ा अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध और फिर उसके बाद हमने वाक्य पढ़ा। और उसी के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा की थी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो सकती है, तो शब्द होती है। इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई होती है या सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है, सबसे बड़ी पूर्ण इकाई होती है वो वाक्य होती है, क्योंकि वो हमें पूरी बात को समझाने का मतलब समझाते हुए स्पष्ट करती है चीजों को। तो वाक्य सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे भी हमने छोटी छोटी चर्चा की थी, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होगी बेटा, असलियत में तो हिंदी वर्णमाला की जो क्लास शुरू होगी वो आज से होगी। अभी तक तो हमने हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाली जो टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होती है, उनको समझने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में बेटा हम वर्ण के भेद को पढ़ने वाले हैं। हिंदी की सेकेंड क्लास है, ठीक है ना। और आपको यूट्यूब पे प्रतिदिन 4 क्लास या 3 क्लास आपको मिलेगी। तो बस एक छोटी सी और मैं विनती करना चाहूंगा कि एक पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ बेटा कर्म करते रहना, फल की चिंता नहीं करनी आपको, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको इस तरीके से लेकर पढ़ाएंगे ताकि जो है तुम केवल यूपी कांस्टेबल को तो टारगेट करोगे, लेकिन कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको इन्हीं वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए, ठीक है ना। इस तरीके से हम चीजों को पेश करेंगे तुम्हारे सामने, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं और देरी ना करते हुए, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बेटा हम पढ़ने वाले हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद के बाद पढ़ेंगे हम स्वर के भेद, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन के भेद, फिर अयोगवाह क्या है, ठीक है ना। इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले बेटा मैं आपको वर्ण के भेद पढ़ाऊं तो मैं इससे पहले एक छोटे से शब्द के माध्यम से चीजों को क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए हमें किन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, किन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा शब्द अतः लिखा, अतः, ठीक है ना, अतः। तो जो ये अतः शब्द है, तो अतः शब्द इस बात की हमें गारंटी देता है कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें ए जो है स्वर है, जिसमें ए क्या है बेटा, ये ए हमारा स्वर है और तय क्या है, व्यंजन है, और जो ये है इसको बोलते हैं हम विसर्ग। और विसर्ग किसके अंतर्गत माना जाता है, अयोगवाह के अंतर्गत, अयोगवाह के अंतर्गत, ठीक है बेटा। देखिएगा अयोगवाह, ठीक है बेटा। तो यानी कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए हमें 3 वर्णों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारे वर्ण के भेद होते हैं वो भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 3 भेद। तो वर्ण के भेद अगर आपसे सवाल में पूछ ले कभी भी कि वर्ण के भेद कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि वर्ण के भेद होते हैं 3। वर्ण के भेद कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा वर्ण का भेद होगा, नंबर 1 भेद होगा बेटा हमारा स्वर वर्ण। नंबर 1 कौन सा, स्वर वर्ण। और नंबर 2 कौन सा भेद होगा हमारा, नंबर 2 भेद होगा हमारा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और नंबर 3 बेटा हमारा भेद होगा अयोगवाह, ठीक है बेटा। तो अयोगवाह, तो अगर मैं बात करूं
कि जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जो स्वर होते हैं स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमेशा 11 होती है। तो हिंदी में कितने स्वर माने गए बेटा 11। तो इसको भी आपको याद रखना है कि हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है बेटा 11। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। और व्यंजन वर्णों की संख्या अगर मैं बात करूं कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो मूल व्यंजनों की संख्या हमेशा याद रखनी है कि 33 होती है मूल व्यंजनों की संख्या। अयोगवाह की संख्या कितनी होगी, तो अयोगवाह की संख्या होती है बेटा 2। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ठीक है भाई, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है 2। इस बात को हमेशा याद रखनी है। ठीक है बेटा, चलिएगा ले इसको, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है 2, समझिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्वर वर्ण की, किसकी, स्वर वर्ण की, कि स्वर होते क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा व्यंजन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा अयोगवाह की, अयोगवाह क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा स्वर की, तो स्वर क्या है तो समझने का प्रयास करना। स्वर को हम बोलते हैं स्वतंत्र ध्वनि समूह। स्वतंत्र ध्वनि समूह यानी कि एक ऐसा समूह जिसको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। इसी कारण इसको हमने क्या बोल दिया, स्वतंत्र ध्वनि समूह। ठीक है ना, स्वतंत्र ध्वनि समूह, स्वतंत्र ध्वनि समूह। या फिर मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। या फिर बेटा मैं कह सकता हूं कि जिन वर्णों को के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेने पड़ी। ठीक है ना, सहायता न ली जाए। ठीक है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। ये लिख लो, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। तो जो स्वर है हमारे, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र, यानी कि इसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है ना, तो इसका मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ये बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के एकदम स्वतंत्र बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। अगर मैं बात करूं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो संख्या है वो 11 है। ठीक है ना, तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या या हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो बात हिंदी की होगी। तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी बेटा, 11। इस बात को याद रखना है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपी कांस्टेबल की ही, तो इतने आसान सवाल भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो कौन कौन से स्वर हो सकते हैं बेटा, उनको आप लिख लो एक बार। तो ए हो सकता है, आ हो सकता है, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर री के बाद बेटा ए के बाद आई, फिर ओ, फिर उसके बाद औ। ठीक है ना, तो कुल कितने स्वर हुए, 11। तो इनको एक बार देख लो, नोट कर लो, ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये है हमारा मतलब पूरा का पूरा काला चिट्ठा स्वर का। ठीक है ना, कि स्वर वर्ण, स्वर कितने हैं हिंदी में, 11। स्वतंत्र ध्वनि समूह कहलाती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है बेटा, कौन कौन से वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं बेटा कि जो हमारे व्यंजन वर्ण है वे क्या है, तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम बोल सकते हैं कि स्वर सहित ध्वनि समूह।
स्वर सहित ध्वनि समूह। जैसा कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्र ध्वनि समूह, यानी कि स्वतंत्र यानी कि किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती इसके उच्चारण में। लेकिन अगर मैं बात करूं व्यंजन की, तो व्यंजन के बारे में मैं बोल सकता हूं कि स्वर सहित ध्वनि समूह, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं बेटा कि जिस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, तो इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र न हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र न हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र न हो, जिन वर्णों का उच्चारण क्या हो, स्वतंत्र न हो। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो एक से अधिक वर्णों का मेल हो, अर्थात जो एक से अधिक वर्णों का मेल हो, ठीक है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र ना हो, अर्थात जो एक से अधिक वर्णों का मेल हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम व्यंजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजन हम बोलते हैं, ठीक है ना। या मैं कह सकता हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, ठीक है ना। और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से अर्थात स्वर की सहायता से करते हैं, तो बेटा वो स्वतंत्र ना रहकर परतंत्र कहलाते हैं। तो इसी बात के लिए कि यहां पे जो लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, तो इसी कारण ये स्वतंत्र ना रहकर परतंत्र कहलाते हैं, यानी कि किसी दूसरे वर्ण पर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें यहां पे लिख सकते हो, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहा जाता है या परतंत्र कहलाते हैं। नोट करो फटाफट, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर वर्ण का मतलब स्वतंत्र ध्वनि समूह, लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होगा, स्वर सहित ध्वनि समूह। इसका मतलब व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसी को हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र न हो, अर्थात जो एक से अधिक वर्णों का मेल हो, एक से अधिक वर्णों का मेल हो, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि जो हमारे व्यंजन होते हैं इसके कितने रूप हो सकते हैं, तो व्यंजन के बेटा दो रूप हो सकते हैं। एक तो होता है शुद्ध व्यंजन और एक होता है पूर्ण व्यंजन। तो अगर मैं अगले पॉइंट में इधर लिख देता हूं, उसका अगला पॉइंट, व्यंजन के दो रूप होते हैं, व्यंजन के दो रूप होते हैं, ठीक है ना। अब वे दो रूप कौन कौन से होंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं दो रूप। पहला तो रूप हुआ बेटा शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, ठीक है। दूसरा रूप क्या होगा बेटा, पूर्ण व्यंजन, पूर्ण व्यंजन। दूसरा रूप है बेटा पूर्ण व्यंजन। यानी कि जो शुद्ध व्यंजन है, इस शुद्ध व्यंजन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें स्वर ना हो, यानी कि स्वर रहित। यानी कि क्या होगा बेटा, इसको हम बोल सकते हैं स्वर रहित, स्वर रहित। और इसको बोल सकते हैं पूर्ण व्यंजन स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल में लिखूं कि अगर मुझे कै लिखना है, तो ये जो कै है फिलहाल ये जो लिखा हुआ है ये स्वर है इसके अंदर, इसका मतलब ये पूर्ण व्यंजन है। अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा दूं तो ये कै ना होकर ये आधा कै कहलाएगा, ठीक है ना। ये खे आधा खे आधा गे, तो ये स्वर रहित है, इसमें कोई भी, इस वर्ण में कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कै हो गया, ये खे और ये गे, तो यहाँ पे कै खे गे ये तीनों के तीनों जो है ये स्वर सहित है, इसका मतलब पूर्ण व्यंजन है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि स्वर और व्यंजन के बारे में चीजें समझ में हुई होगी, ठीक है ना, आई होगी समझ में। तो अगर बेटा मैं बात करूं अयोग वाक्य की, तो एक बार इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है ना।
ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं, अब नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए। तो बात अगर बेटा मैं अयोगवाह की करूं कि अयोगवाह क्या होते हैं, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है बेटा अयोगवाह, तो यानी कि ए योग वह, वह का मतलब वहन करना, योग का मतलब सम, और इससे पहले हमने ए लगा दिया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो योग को वहन न कर सके, जो योग को वहन न कर सके, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वर के योग को और व्यंजन के योग को वहन न कर सके, लेकिन भाषा में जिसका योग बने उसी को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है ना। तो योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है ना। तो समझिए ये इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि जो योग को वहन न कर सके, जो योग को वहन न कर सके, जो योग को वहन न कर सके। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है बेटा, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो अयोगवाह होते हैं ये एक ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी स्वर के योग को या फिर किसी व्यंजन के योग को वहन नहीं कर सकते, लेकिन भाषा में जिनका योग होता है बेटा उसी को अयोगवाह कहते हैं। यानी कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसी को क्या बोलते हैं, हम अयोगवाह बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो अयोगवाह होते हैं ये ऐसी ध्वनियां होती है जो न तो स्वर होती और न ही व्यंजन होती, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग भाषा में होता है, लेकिन हमेशा बेटा स्वर के बाद होगा। तो इस बात को भी लिख लो आप, ये ध्वनियां न तो स्वर होती और न ही व्यंजन, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। स्वर के बाद, इनका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है, स्वर के बाद होता है। बात समझ में आई। तो अयोगवाह का मतलब ये हुआ कि ये ध्वनियां न तो स्वर होती और न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग हमेशा किसके बाद होगा, स्वर के बाद होगा। ठीक है ना। तो अयोगवाह कौन कौन से हो सकते हैं, अयोगवाह बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होता है ये, इसको बोलते हैं बेटा हम अनुस्वार, इसको बोलते हैं हम क्या, अनुस्वार। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, विसर्ग, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। तो कुल मिला के बात यह है कि जो अयोगवाह है, अयोगवाह की संख्या कुल कितनी है, 2, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं बात करूं व्यंजन की कि व्यंजन के जो मूल भेद है वो व्यंजन के जो मूल संख्या है कितनी है, तो व्यंजन कितने हैं, टोटल 33 है। तो मूल व्यंजन कितने कहलाते हैं, 33। अब इन 33 में कौन कौन से हैं मैं उसको भी आपको लिखवा देता हूं। हालांकि अभी तक हमने उस चीज को पढ़ा नहीं, लेकिन यहां पे समझ लो एक बार फिर भी। ठीक है ना। तो इसको मैं कर देता हूं बेटा रफ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका या फिर नोट कर लो जल्दी से। ठीक है ना। तो मैं यहां से मिटा देता हूं उसको। तो बात अगर मैं करूं व्यंजन वर्ण की कि व्यंजन जो है ये टोटल कितने हैं भाई, 33, यानी कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो इन 33 व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन शामिल है, तो 3 तरह के व्यंजन यहां पे शामिल होते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 तो हुआ स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं, कैसे में तक, कैसे में तक इनकी संख्या होती है बेटा 25। ठीक है ना। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तो इनकी जो संख्या होती है, ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले और वे, इनकी संख्या बेटा होती है 4। क्लियर हुई बात। उसके बाद नंबर आया उष्म व्यंजन का, किसका, उष्म व्यंजन का, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इनको। तो इनकी संख्या भी बेटा 4 होती है। कौन कौन सा से, शे, और है।
तो इनकी संख्या भी बेटा कितनी हुई 4। तो कुल मिला के जो 33 व्यंजन है हमारे, ये जो 33 व्यंजन है, इन 33 व्यंजन को ही हम मूल व्यंजनों की संख्या में काउंट करते हैं। और इन 33 व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन कितने 25 हो गए, और अंतस्थ व्यंजन कितने 4 हो गए, उस व्यंजन कितने 4, तो 35 और 4 29, और 4 कितने हुए 33। तो कुल मूल व्यंजनों की संख्या हुई बेटा हमारी 33। क्लियर हुई बात। तो अभी तक जो हमने पढ़ा समझा वो हमने स्वर, व्यंजन और अयोग वहा के बारे में समझा। तो बेटा हम सीक्वेंस में चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन, फिर उसके बाद अयोग वहा। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना। तो मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ के चलूंगा कि जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और वो रह जाए, वो बच जाए, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप इस बात का विश्वास रखिएगा, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्वर के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्वर। तो स्वर जब कंप्लीट होगा, स्वर के भेद कितने हैं, स्वर के भेद कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं स्वर में से, तो वो सारी चीजें मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से पूरे इत्मीनान के साथ चीजों को समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं मचाना बस एक बार भी, ठीक है ना। तो समझिए भाई, मिटा देता हूं मैं इसको। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो अब स्वर के भेद, कि स्वर के भेद क्या है। तो अपनी कॉपी पे बेटा हेडिंग लगा लो एक, स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो एक तो छोटी सी चीज आपको ये समझ के चलनी पड़ेगी, जो स्वर के भेद है, कभी भी तुम्हारे एग्जाम में ये प्रश्न नहीं बन के आएगा कि स्वर के भेद कितने हैं। उसका कारण ये है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग भेद है, किसी में 5 है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, इस तरीके से। तो कभी भी स्वर के भेद के बारे में कभी भी क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है इसमें जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। क्लियर हुई बात। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, न कि विद्वान या आचार्य बनने के लिए। बात समझ में आई। तो समझिए भाई, तो स्वर के भेद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो भेद होगा बेटा हमारा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद। हाँ, ये प्रश्न जरूर बन के आ सकता है एग्जाम के अंदर कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2। या फिर यह प्रश्न बन के आ जाए कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। इस तरीके से प्रश्न बन के आ सकता है। या फिर तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन के आ जाए कि ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, या फिर जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, या फिर मुख या मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, या फिर प्रकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहती है हमेशा। क्लियर हुई बात। तो सबसे पहला भेद हम पढ़ेंगे बेटा स्वर के भेद में मुख की आकृति के, वो मुख की आकृति नहीं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है बेटा। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद की अगर मैं चर्चा करूं तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद बेटा 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद हैं। एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद के कितने भेद हुए, 2 भेद हुए, 2 भेद। इसको याद रखना है। कौन कौन से भेद हुए उसको समझना है अभी। तो पहला जो भेद है बेटा हमारा, पहला जो भेद है वो क्या है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं अभी। तो इस तरीके से आपने इसको बांट दो, ठीक है ना। पहला भेद हुआ हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या इसको बोल सकते हैं मूल स्वर। क्लियर हुई बात। ह्रस्व या फिर मूल स्वर। ठीक है बेटा। दूसरा भेद क्या है हमारा, दूसरा भेद है हमारा संधि स्वर, संधि स्वर, या फिर हम बोल सकते हैं व्युत्पन्न स्वर, व्युत्पन्न स्वर। इसको हम व्युत्पन्न स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संधि स्वर या फिर व्युत्पन्न स्वर। ठीक है बेटा। तो ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होगा कि जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान ना हो, जिनकी उत्पत्ति में, जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान न हो।
ठीक है, जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान न हो। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है बेटा 4। तो इस बात को याद रखना, जो मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, इसका मतलब है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है इसमें किसी दूसरे वर्ण का कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं कि इनकी संख्या कितनी है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? इनकी संख्या 4 है। अब वे 4 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि वो ए, ई, उ और री, तो ये 4 जो स्वर है ये मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति में किसी दूसरे वर्ण का कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। क्लियर हुई बात? तो ये मूल स्वर हुए हमारे। इनकी संख्या कितनी हुई? 4 हुई, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बेटा संधि स्वर की, कि जो संधि स्वर है हमारे ये क्या है? संधि स्वर का दूसरा नाम क्या है? व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न स्वर का मतलब है जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से हो, जिनकी उत्पत्ति 2 वर्णों के मेल से हो, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, या जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से हो। तो पहला पॉइंट हमारा यही हुआ कि जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से हो, ठीक है ना, जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से हो। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनना, इनकी संख्या होगी बेटा 7। अब 7 क्यों होगी? क्योंकि हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या है वो टोटल 11 होती है, और 11 में से 4 स्वर हो गए यहाँ पे मूल स्वर, तो बचे कितने बेटा? 7 स्वर। तो बचे कितने? 7 स्वर। अब वे कौन कौन से होंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूं। आ के बाद फिर बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ के बाद ए के बाद आई के बाद ओ के बाद औ, ठीक है। तो ये हमारे 7 स्वर है, ये जो है हमारे 7 स्वर है। इनकी उत्पत्ति हमेशा 2 स्वरों के मेल से होगी। इनकी उत्पत्ति हमेशा किससे होगी? 2 स्वरों के मेल से होगी। बात समझ में आई? यहां तक चीजें क्लियर हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं संधि स्वर की, संधि स्वर के कितने भेद होंगे? संधि स्वर के कितने भेद होंगे? तो बेटा ये भी 2 भागों में बट चुका है, इसके भी 2 प्रकार हुए संधि स्वर के भी। तो पहले इसी को समझ लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद ह्रस्व स्वर जिसका नाम है मूल स्वर, या फिर संधि स्वर जिसका नाम है व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न का मतलब दोबारा, मतलब जो है किसी के मेल से उन स्वरों को दोबारा से जो है बना ले हम। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान न हो, और जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से हो, 2 स्वरों के मेल से हो। इनकी संख्या 7 हुई, और ये जो है इनकी संख्या 4 हुई, यानी कि इसकी उत्पत्ति किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होगी, ये अपने आप में मूल है। क्लियर होगी बात? तो मूल स्वरों की संख्या अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि मूल स्वरों की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दे दे और पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन से ऑप्शन में मूल स्वर है। तो इन 4 में से कोई एक जो है मूल स्वर आपको ऑप्शन में दे देगा, बाकी जो है इधर से संधि स्वर में से दे देगा। तो मूल स्वर आपको पहचानना है, तो पहचान भी करनी आनी चाहिए तुम पे। बात समझ में आई? तो बेटा अगर मैं बात करूं संधि स्वर के कितने भेद हैं, तो संधि स्वर 2 भागों में बट गया। एक तो क्या हुआ हमारा मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या हुआ संयुक्त स्वर। दूसरा क्या हुआ संयुक्त स्वर। तो समझने का प्रयास करेंगे बेटा। इसको मैं इधर से रफ कर देता हूं, तो संधि स्वर को मैं इधर लिखता हूं अभी, है ना। तो संधि स्वर के अगर मैं भेद की बात करूं, इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझिए बेटा। तो यहां पे बात कर रहे थे हम संधि स्वर की। तो संधि स्वर बेटा इसके 2 भाग हुए संधि स्वर के। पहला भाग हुआ मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा भाग हुआ संयुक्त। इसको संयुक्त दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है ना। और कमाल की बात बेटा ये है कि मूल दीर्घ स्वर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। मूल दीर्घ स्वर को ही हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर भी बोलते हैं हम। मूल दीर्घ स्वर को ही हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं। और जो संयुक्त दीर्घ स्वर है इसी का दूसरा नाम बेटा क्या हुआ? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर।
अब इसका कारण यह है कि इसको सजातीय स्वर और इसको विजातीय स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि सजातीय स्वर का मतलब है कि दो समान स्वरों का मेल, दो समान मूल स्वरों का मेल क्या कहलाता है, सजातीय स्वर कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि दो समान मूल स्वरों का मेल, दो समान मूल स्वरों का मेल क्या कहलाया बेटा, सजातीय स्वर कहलाया। उसका कारण यह हुआ कि अगर मैं बात करूं आ की, तो जो हमारा आ स्वर होता है ये हमारा मूल दीर्घ स्वर होता है, अर्थात ये हमारा सजातीय स्वर होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति में दो मूल स्वरों का मेल हुआ, दो समान मूल स्वरों का मेल हुआ। क्योंकि जो आ बना वो ए प्लस ए से मिलकर बना, जो आ बना वो ए प्लस ए से मिलकर बना, और जो ए है ये भी एक मूल स्वर है और ये ए है ये भी एक मूल स्वर है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि दो समान मूल स्वरों का मेल से हमें क्या मिला, आ मिला। तो इसका मतलब जो मूल दीर्घ स्वर हुआ हमारा आ हुआ, और आ को ही हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ई की, तो ई जो है दो समान मूल स्वरों के मेल से बना, छोटी ई और छोटी ई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा ऊ की, बड़ा ऊ यानी कि ऊ प्लस ऊ, तो छोटा ऊ छोटा ऊ, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर भी बोलते हैं और मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। बात समझ में आई होगी आपके, अगर आपने चीजों को समझा है, लेकिन इस सीक्वेंस में आपने कभी इस चीज को नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही सीक्वेंस में मैं आपको आपके नोट्स बढ़वा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप इसको लिखते रहना अपनी कॉपी पे, ठीक है बेटा। चलिएगा, अगर मैं बात करूं संयुक्त दीर्घ स्वर की, तो संयुक्त दीर्घ स्वर का मतलब क्या होगा कि दो असमान मूल स्वरों का मेल। जैसे यहां पे था समान, यहां पे क्या था, समान मूल स्वरों का मेल, समान मूल स्वरों का मेल, लेकिन यहां पे क्या होगा, दो असमान स्वरों का मेल, दो असमान स्वरों का मेल। यहां पे मूल की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे हमारे मूल स्वर हैं, लेकिन यहां पे हमारे मूल स्वर नहीं होंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। देखिएगा, तो दो असमान स्वरों का मेल, दो असमान स्वरों का मेल का मतलब हुआ विजातीय स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर। तो वे कौन कौन से होंगे देखते हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं बेटा ए की, तो ए जो बनेगा वो ए प्लस ई से मिलकर बनेगा, ए प्लस ई से मिलकर बनेगा। और जो हमारा आई बनेगा यानी कि ए प्लस ए से मिलकर बनेगा। फिर उसी के बाद अगर बात करूं मैं ओ की, तो ओ बनेगा ए प्लस ऊ से मिलकर। और जो औ बनेगा बेटा, औ जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस ओ से मिलकर। बात समझ में आई। तो ये जो चार हुए, ये चार क्या कहलाए बेटा, ये चार कहलाए विजातीय स्वर। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ये पूछ ले कि सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो सजातीय स्वरों की संख्या बेटा चार होगी, वो सॉरी तीन होगी। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। तो मूल दीर्घ स्वर बोल ले या सजातीय स्वर बोल ले, तो संख्या कितनी होगी, तीन होगी। संयुक्त दीर्घ स्वर बोल ले या विजातीय स्वर बोल ले, तो संख्या कितनी होगी बेटा, चार होगी। इस बात को हमेशा याद रखना है। बात समझ में आई, तो इस बात को नोट कर लो फटाफट, ठीक है ना। और हाँ, एक छोटी सी चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपने छोटी सी चीज आपको अच्छे से समझ में आई, तो बेटा संधि में कुछ नहीं है, संधि में इसी का खेल है सारा। बात समझ में आई, संधि में इसी का खेल है। तो संधि को समझने से पहले वर्णमाला को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बारीकी से समझना है, चीजों को बढ़िया तरीके से क्लियर करनी है, तभी जाके तुम्हारी संधि एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आओगी। बात समझ में आई, ठीक है, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा भाई, मिटा दूं उसको, रफ कर दे दूं। चलो मैं रफ कर देता हूं उसको। देखिए, तो ये जो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने हुए, दो ह्रस्व और एक संधि स्वर। तो ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होगा, अगर मैं पूछ लूं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, चार। कौन कौन से, ए, ई, उ और री। तो ये हुए हमारे ह्रस्व स्वर। अगर मैं बात करूं बेटा संधि स्वर, तो संधि स्वर का मतलब क्या होगा, जिनकी उत्पत्ति दो स्वर के मेल से हो, जिनकी उत्पत्ति दो स्वर के मेल से हो, उसको बोलते हैं हम संधि स्वर। तो संधि स्वर के भेद कितने हुए, संधि स्वर के भेद कितने हुए, दो हुए। एक मूल दीर्घ स्वर और एक हुआ हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर।
मूल दीर्घ स्वर का मतलब क्या हुआ बेटा? मूल दीर्घ स्वर का मतलब है कि सजातीय स्वर, और सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हुई बेटा? 3। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हुई? 3। और विजातीय स्वर यानी कि संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 4। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ के चलनी है। ठीक है ना? तो अब अगर मैं बात करूं कि हमारे दूसरा जो भेद है स्वर का वो क्या होगा, तो दूसरा भेद बेटा होगा मात्रा। ये दूसरा भेद है हमारा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि वो दूसरा पॉइंट हमारा यही है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा का मतलब क्या होगा? मात्रा का मतलब होगा कि उच्चारण में लगने वाला समय को ही हम मात्रा बोलते हैं। बात समझ में आई? तो अगर बेटा मैं बात करूं कि जो हमारा मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद है, इसके कुल कितने भेद है, तो आपको याद रखना होगा कि इसके भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं बेटा? 3। तो जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने थे, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद थे हमारे 2। तो इसी प्रकार मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होंगे बेटा 3। तो नंबर 1 भेद हुआ हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर फिर से वही है, इसी को बेटा हम बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर। इसी का तीसरा नाम होता है लघु स्वर। लघु स्वर। और इसी का अन्य नाम होता है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। बात समझ में आई? दूसरा जो नाम होगा वो क्या होगा बेटा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, गुरु स्वर। और इसी को हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं, संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। और जो एक और अन्य नाम होगा उसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। और जो तीसरा भेद होगा बेटा ये होगा हमारा प्लूत स्वर। क्या होगा? प्लूत स्वर। या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। बात समझ में आई? त्रिमात्रिक स्वर। इसमें हम जो हिंदी में हम 3 लिखते हैं, किसमें? 3। ठीक है ना? तो 3 की आकृति का संकेत देते हैं, जैसे कि ओम लिखते हैं हम, ओम। तो यहां पे बीचों बीच 3 इस तरीके से। बात समझ में आई? तो जो ओम है इसी को हम प्लूत स्वर बोलते हैं, ओम को ही हम प्लूत स्वर बोलते हैं एक तरीके से। बात समझ में आई? तो हिंदी की जो गिनती है उसमें जो है 3 का जो संकेत होता है, तो बीचों बीच यहाँ पे ओम आता है। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं बात करूं इसको एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा जो ये दूसरा भेद है ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर ही स्वर का भेद है। और मात्रा का मतलब क्या होता है? उच्चारण में लगने वाला समय। तो इसका मतलब सही मायने में तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो भेद है, 3 भेद है, वो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होता है। बात समझ में आई? लेकिन जो हमारा एक मात्रिक होगा उसी को बेटा हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है? जो द्विमात्रिक होगा इसको हम संधि स्वर, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर बोल देते हैं। बात समझ में आई? और जो त्रिमात्रिक होगा इसको हम प्लूत स्वर बोल देते हैं। ठीक है ना? तो कुल मिला के एक मात्रिक का मतलब क्या हुआ कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उसी को हम एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रिक से दुगुना समय लगता हो उसको बेटा हम द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रिक स्वर से 3 गुना समय लगता हो उसको हम त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके उच्चारण में अगर एक चुटकी बजाने जितना समय लगा तो दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक स्वर को बोलने में, उच्चारण करने में 2 चुटकी बजाने का समय लगेगा। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्लूत स्वर की तो 1 चुटकी बजाने का समय लगता है ह्रस्व स्वर में, इसको 2 चुटकी बजाने का समय लगेगा, तो उसमें बेटा 3 चुटकी बजाने का समय लगेगा। इसको हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है ना? तो मैं लिख भी देता हूं उस बात को कि जैसे कि अगर मैं बात करूं ए,
तो जो ए है हमारा ये मूल स्वर भी है और इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो हमने बोल दिया ए, तो ए को बोलने में सबसे कम समय लगा। लेकिन अगर मैं बात करूं द्विमात्रिक स्वर की, तो द्विमात्रिक में हमने लिया इसका बड़ा भाई आ, तो इस आ को बोलने में ऐसे दुगना समय लगेगा क्योंकि इसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं बात करूं ओम, ओम लिखते हैं ना, बोलते हैं ना ओम, ठीक है ना, तो ओम को बोलने में इससे 3 गुना समय लगेगा। ये हुआ हमारा त्रिमात्रिक स्वर। बात समझ में आई? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, समय लगे, अर्थात एक चुटकी बजाने जितना। ठीक, यहां पे लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रिक से 2 गुना समय लगे, एक मात्रिक स्वर से 2 गुना, अर्थात 2 चुटकी बजाने जितना। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रिक से 3 गुना, अर्थात 3 चुटकी बजाने जितना, 3 चुटकी बजाने जितना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मात्रिक में अगर हमें 1 सेकंड का समय लगता है, कितने सेकंड का? 1 सेकंड का समय लगता है, तो इधर द्विमात्रिक में हमें 2 सेकंड का समय लगेगा, इससे दुगुना लगेगा। और इधर त्रिमात्रिक स्वर में हमें 3 सेकंड का समय लगेगा, यानी कि 3 गुना समय लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर कौन कौन से, तो बेटा यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, तो वो हमारे 4 ही होते हैं, ए, ई, ऊ और री। ठीक है ना। तो अगर हस स्वरों की संख्या की बात करें तो हस स्वरों की संख्या बेटा 4 होगी। तो 4 कौन कौन से होगी? ए, ई, ऊ और री। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या ए, ई, ऊ, री, यानी कि 4 होगी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो द्विमात्रिक स्वरों की संख्या बेटा 7 होगी। अब वे 7 कौन कौन सी होगी? यहां पर मैं लिख देता हूं, आ के बाद बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर ए के बाद आई, फिर ओ के बाद औ। तो ये बेटा हुई हमारी द्विमात्रिक स्वरों की संख्या। तो द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होगी बेटा? द्विमात्रिक स्वरों की संख्या होगी बेटा 7, 3 और 4 7। और यहाँ पे एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है ना। तो यानी कि दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 7। अगर मैं बात करूं बेटा प्लूत स्वर, तो प्लूत स्वर जो है हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, या फिर हंसने में, या फिर रोने में, या फिर किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में, यानी कि उसको आवाज देने में, या संगीत शास्त्र में हम प्लूत स्वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में हम इसका प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आई? ठीक है। या संस्कृत के मंत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं प्लूत स्वर का। क्लियर हुई बात? तो अगर हम बात करें मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें एकदम से बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व कोई एक मात्रिक स्वर, दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर और प्लूत को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या यानी कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होगी बेटा? 7। और जो त्रिमात्रिक है प्लूत स्वर है, इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते। तो ये हमारा जो है स्वर का भेद का दूसरा पॉइंट था, कि जिसमें हमने मात्रा के आधार पर स्वर का भेद समझा, जाना। क्लियर हुई बात? अब जो तीसरा भेद है स्वर का,
तीसरा भेद कौन सा हो सकता है? तीसरा भेद हो सकता है बेटा होठ या ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। तो ये होता है बेटा दो प्रकार का, क्योंकि हम जिन स्वरों को बोलते हैं और बोलने पर या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ हमारे गोलाकार हो जाते हैं उसको बोलते हैं व्रतमुखी, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ हमारे गोलाकार न हो पाए उसको बोलते हैं अव्रतमुखी। तो अगला जो स्वर का भेद है हमारा यही है तीसरा भेद, ठीक है ना। तो तीसरा भेद है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिएगा, देखिए तीसरा भेद हमारा क्या होगा, स्वर का जो तीसरा भेद है उसको लिखो आप ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। स्वर का भेद, बात समझ में आई कि होठ या ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। क्लियर हुई बात? इसको आप नोट करो फटाफट, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है ना। तो कितने भेद होंगे बेटा? दो भेद होंगे, एक होगा व्रतमुखी यानी कि वृत्ताकार, और दूसरा भेद होगा अव्रतमुखी यानी कि अवृत्ताकार। तो लिख लो इसके सामने कि कितने भेद होंगे बेटा? दो भेद होंगे, दो भेद होंगे। क्लियर हुई बात? कितने भेद? दो भेद। तो पहला भेद क्या होगा? पहला भेद बेटा होगा हमारा अव्रतमुखी, वो व्रतमुखी, सॉरी अव्रतमुखी नहीं, व्रतमुखी, व्रतमुखी, इसी को हम बोलते हैं वृत्ताकार। दूसरा भेद बेटा होगा हमारा अव्रतमुखी, अव्रतमुखी यानी कि अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। क्लियर हुई बात? अवृत्ताकार। तो व्रतमुखी का मतलब क्या होगा और अव्रतमुखी का मतलब क्या होगा? तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय होठ हमारे गोलाकार हो जाए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ क्या हो जाए? गोलाकार हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? व्रतमुखी। होठ वृत्ताकार हो जाए या गोल बन जाए, गोल हो, जैसे कि ऊ बोलते हैं ऊ, तो ऊ जब बोलते हो, ऊ का जब उच्चारण करते हो तो जो हमारे होठ की आकृति है तो वो गोल शेप ले लेती है, आकृति जो होगी हमारे होठ की वो वृत्ताकार हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? व्रतमुखी बोलते हैं। तो लिख लो इस बात को कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार हो जाए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाए या गोलाकार हो जाए, गोलाकार हो जाए, ठीक है बेटा। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार न हो पाए, गोल ना हो पाए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार न हो, गोलाकार न हो, तो उन्हीं को हम बोलते हैं अव्रतमुखी यानी कि अवृत्ताकार। बात समझ में आई? अब ये कौन कौन से होंगे उसको आपको लिखकर चलना है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ऊ या ऊ से बनने वाले सभी स्वर व्रतमुखी कहलाते हैं। ऊ या ऊ से बनने वाले सभी स्वर क्या कहलाते हैं बेटा? व्रतमुखी कहलाते हैं। अब ऊ से कौन कौन बनेंगे? आपने अभी अभी पढ़ा था कि जो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर में कि ऊ से कौन कौन सा बनेगा। देखो ऊ तो केवल एक तो ऊ ही हो गया, एक बड़ा ऊ हो गया। अब जो ओ बनेगा वो ए प्लस ऊ से मिलकर बना, तो इसका मतलब ओ, और ओ के बाद कौन बनेगा? ओ का बड़ा भाई औ। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ऊ या ऊ से बनने वाले स्वर कौन से हुए? ये चार हुए। ये कौन कौन से हुए बेटा? ये चार हुए। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। तो लिख लो इस बात को दूसरे पॉइंट में कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये चार स्वर हुए। क्लियर हुई बात? लेकिन इसी के साथ साथ में अगला एक स्वर और लिखवा देता हूं यहां पे। अगला जो स्वर होता है बेटा आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। ये जो आगत स्वर है इसको भी आप यहां पे मेंशन कर लो। कभी हो सकता है कि एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन कर ले और क्वेश्चन करते वक्त ये पूछ ले कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से कौन सा स्वर व्रतमुखी है।
पता चला कि ऑप्शन में इनमें से कोई सा है ही नहीं, ये आगत स्वर दे दिया। आपने तो ये 4 पढ़े थे, समझ रहे बात को। तो अगर ये नहीं आया तो ये भी आ सकता है, आगत स्वर के नाम से जानते हैं इसको, आगत ध्वनि कहलाती है, आगत स्वर कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो एक आगत स्वर भी होता है। अब जो हिंदी में 11 स्वर है, 11 में से स्वर यहाँ पे 4 आ चुके, तो बचे कुछ जितने भी होंगे वो इधर होंगे। क्लियर होगी बात। जैसे कि ए बोलते हैं ए, तो जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जो है गोलाकार नहीं हो पाते, वृत्ताकार नहीं हो पाते, तो इसको अवृत्ताकार बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाकी कौन कौन से बचे वो यहाँ पे लिख लो आप। ए आ गया, ई, बड़ी ई, ठीक है। फिर उसके बाद री, फिर उसके बाद क्या आया ए के बाद आई, ओ, औ यहां पे आ चुके। तो कितने हो गए बेटा, ये 7 हो गए। इधर कितने बचे, 7 बचे, ठीक है। तो तुम्हें केवल और केवल ये याद रखना है, तो ये तो अपने आप निकाल लोगे तुम, फिर समझ रहे बात को। या फिर 4 ऑप्शन में से तुम जब उच्चारण करोगे, उच्चारण करते वक्त देख लेना कि आपके होठ जो है वृत्ताकार हो पा रहे हैं कि नहीं। मान के चलो तुमसे पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो अवृत्ताकार है, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन पता चला ए ही था। तो आपने जब ए का उच्चारण किया तो ए उच्चारण किया, ए तो गोलाकार तो हुआ ही नहीं, वृत्ताकार तो शेप में आया ही नहीं आपके होठ, तो इस बात का मतलब हुआ कि ये अवृतमुखी कहलाया। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा भेद, स्वर का जो तीसरा भेद है, ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो है इसको नोट करो फटाफट, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं, कई बार बहुत ही रेयर केस में एक सवाल बनके कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में एक सवाल बना भी था कि 4 विकल्प देकर पूछ लिया आपसे कि 4 विकल्पों में से कि बताइए इन 4 विकल्पों में से कौन सा स्वर उदासीन स्वर है, कौन सा स्वर उदासीन स्वर है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको नहीं पता होगा उदासीन स्वर कौन सा है। ये रे यहाँ पे लिखे हुए इनमें से कोई सा एक उदासीन स्वर है, बताओ कौन सा है, कमेंट करके बता दियो पहले। हालांकि चलो देख लो, है ना। तो उदासीन स्वर बेटा ए होता है, ए। तो याद रखना उदासीन स्वर कौन सा होता है, उदासीन। यहां पे लिख भी देता हूं मैं उदासीन स्वर, कि अगर कल को किसी एग्जाम में पूछ भी लिया कि उदासीन स्वर कौन सा होगा तो ए होगा। बात समझ में आई। क्योंकि मात्रा की अगर मैं बात करूं तो मात्रा जो है आ की भी होती है, ई की भी होती है, बड़ी ई की भी होती है, छोटा ऊ की भी होती है और बड़ा ऊ की भी होती है, लेकिन ए की मात्रा कभी नहीं होती। बात समझ में आई। अगर ए की मात्रा नहीं होती तो इसी को हम उदासीन स्वर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई बात। तो जो हमारा स्वर का भेद है, स्वर का चौथा भेद क्या होगा, नोट कर लिया होगा आपने। तो स्वर का चौथा भेद है बेटा जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर का भेद, ठीक है ना। जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर का भेद, ठीक है ना। यहां तक समझो। ये हुआ हमारा चौथा भेद, जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन तो बेटा यहां से ही बनेगा कि जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर का भेद कितने हैं। ये डायरेक्ट पूछ लिया अगर आपसे, और पूछा भी गया, पूछ क्या लिया, पूछा भी गया है कई एग्जामों में कि जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो जीभ के हम जो है 3 पार्ट कर लेते हैं, 3 भागों में जीभ को हम बांट देते हैं। एक तो जीभ का अगला हिस्सा, एक बीच का हिस्सा और एक पिछला हिस्सा। तो जीभ को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। तो इसी आधार पर जीभ की आकृति या जिह्वा की आकृति के आधार पर जो स्वर के भेद होंगे तो बेटा वो भी 3 ही होंगे। क्लियर हुई बात। तो कितने भेद हुए बेटा जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, कितने हुए, 3 भेद। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि जीभ को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। अगला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और पिछला हिस्सा। तो इसी का मतलब हुआ कि जो पहला भेद होगा वो क्या कहलाएगा, अग्रस्वर। क्या कहलाएगा बेटा, अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा भेद क्या कहलाएगा, दूसरा भेद कहलाएगा बेटा मध्य स्वर, मध्य स्वर। और जो तीसरा भेद कहलाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, पश्च स्वर। क्या कहलाएगा, पश्च स्वर, ठीक है बेटा। अब यहां पे जो ये अग्रस्वर की अगर मैं बात करूं कि अग्रस्वर का मतलब क्या हुआ, अग्रस्वर का मतलब होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण करते वक्त जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहे।
जीभ का अगला हिस्सा क्या रहे, सक्रिय रहे। तो कुल मिला के बात ये होगी कि यहाँ पे अगला भाग जो है सक्रिय रहता है, जीभ का अगला भाग। तो अगला भाग सक्रिय, लिख देता हूं शॉर्ट में, अगला भाग सक्रिय, यानी कि काम कौन सा भाग करता है, अगला भाग काम करता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जिन स्वरों के उच्चारण करते वक्त जीभ का अगला भाग सक्रिय रहे उसी को हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर का मतलब होगा कि इसमें बीच वाला भाग क्या होगा, सक्रिय होगा। कौन सा भाग, बीच वाला भाग सक्रिय होगा, अर्थात मध्य भाग सक्रिय होगा, मध्य भाग सक्रिय। और अगर मैं बात करूं पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर का मतलब होगा पिछला भाग सक्रिय, पिछला भाग सक्रिय, पिछला भाग क्या होगा बेटा, सक्रिय होगा। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हुई होगी। अगला भाग सक्रिय, जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त जीभ का अगला भाग सक्रिय रहे, जिन स्वर का उच्चारण करते वक्त जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहे, जिन स्वर का उच्चारण करते वक्त जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहे। तो अगर मैं बात करूं कि वे स्वर कौन कौन से हैं, तो यहां पे लिखने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल बनेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझते हुए चले तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से अग्र स्वर कौन सा है, इस तरीके से सवाल बनेगा। क्लियर हुई बात। तो मैं कह सकता हूं कि ई या ई से बनने वाले सभी स्वर, ई या ई से बनने वाले सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। ई या ई से बनने वाले सभी स्वर, जैसे ई, फिर बड़ी ई, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आई, और साथ में एक स्वर री भी होता है। ठीक है ना, री भी होता है। कुछ किताबों में आपको री नहीं मिलेगा, क्योंकि जो री होता है, अगर मैं बात करूं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो बेटा उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, वो आपके 10 होंगे। क्लियर हुई बात। लेकिन लेखन के आधार पर अगर मैं बात करूं कि लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, तो लेखन के आधार पर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है, क्योंकि यहां पे उच्चारण के आधार पर बेटा हम री को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण हम ये वाला री बोलते हैं, इस तरीके से करते हैं, री। क्लियर हुई बात। तो ये भी सवाल कई बार पूछ लेता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10, लेकिन लेखन के आधार पर अगर बात करें तो लेखन के आधार पर बेटा 11 होते हैं। और हम यहाँ पे उच्चारण ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए कुछ किताबों में री नहीं लिखा होता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं री आप अगर बोलोगे तो री का उच्चारण करते वक्त जीभ का अगला भाग ही सक्रिय होता है, री। तो जीभ का अगला भाग सक्रिय हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर री भी होता है। कुछ किताबों में होता है, कुछ किताबों में नहीं होता। तो हम मान के चलते हैं कि जो री है हमारा ये अग्र स्वर है। क्लियर हुई बात यहां तक, चलिएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं बात करूं बेटा मध्य स्वर के, मध्य स्वर कौन सा होगा बेटा, मध्य स्वर केवल एक ही होता है। इसको हमेशा हमेशा याद रखना कि जीभ के आधार पर जो मध्य स्वर होता है वो कौन सा है। तो मध्य स्वर बेटा एक ही होगा। मध्य स्वर कौन सा होगा, ए होगा, केवल एक ही। इसी को हम उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से मैं लिख देता हूं उस बात को कि जो ए होता है इसको हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, उदासीन स्वर भी हम इसको कहते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक। तो अगर बेटा मैं पिछले भाग की बात करूं तो जो बचा कुचा है वो सब क्या कहलाया, जो बचा कुचा जितने भी स्वर हमारे बचे हैं वो सब क्या कहलाए, पश्च स्वर। अब देखते कौन कौन से स्वर हमारे बचे हैं। ठीक है ना, तो ए यहां पे आ चुका, आ नहीं आया तो आ इधर आ गया। आ के बाद ई है ना, ऊ नहीं आया, एक ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर हुई बात। उसके बाद कौन सा बचा बेटा, री इधर आ गया, तो इसका मतलब कौन सा बचा, ए और आई भी आ गया, तो कौन सा बचा, ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारे कितने बचे बेटा, ये हुए 5, और यहां पे कितने हुए, 5 और 5 10 और एक 11, टोटल हुए 11। लेकिन एक स्वर और होता है आगत स्वर। क्या होता है बेटा, आगत स्वर। तो जो आगत स्वर होगा इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, आगत स्वर जो होगा वो इसी श्रेणी में होगा पश्च स्वर की। क्लियर होगी बात, क्योंकि अगर आ हमारा पश्च स्वर है तो आगत ध्वनि भी हमारी क्या होगी, पश्च स्वर के अंतर्गत ही आएगी।
क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोट कर लो फटाफट। जीभ या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद हुए 3, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद ये कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे 5 हुए, यहाँ पे मध्यस्वर 1 ही हुआ और पिछला भाग सक्रिय यानी कि पश्चस्वर में ये हमारे 5 और 1 आगत स्वर होगा। क्लियर हुई बात यहां तक, तो नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा भाई। चलो अब जो 5वां भेद है बेटा हमारा, स्वर का जो 5वां भेद है उसको समझने का प्रयास करेंगे। 4 भेद हम पढ़ चुके स्वर के भेद में, तो 5वां भेद को समझने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है ना। तो 5वां भेद क्या हो सकता है उसको समझिए। तो हमारा जो 5वां भेद होगा वो क्या होगा, मुख या मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, या मुख के खुलने के आधार पर स्वर का भेद, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं इस बात को। तो 5वां भेद आप यहां पे लिखो, मुख या मुखाकृति, मुखाकृति, या फिर मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो यहां पे बेटा ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से सवाल पूछे हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है ना। ये हो जाता है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं मुख या मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि मुख या मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद होता है बेटा 4। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। कौन कितने भेद, 4 भेद। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला भेद क्या होगा, सबसे पहला भेद क्या होगा, तो सबसे पहला भेद होता है बेटा समव्रत, समव्रत, समव्रत स्वर। सबसे पहला भेद क्या होगा बेटा, समव्रत स्वर, ठीक है ना। सबसे पहला भेद समव्रत स्वर का मतलब क्या होगा कि उच्चारण के समय मुख बहुत कम खुलता हो। उच्चारण के समय मुख जो है हमारा बहुत कम खुलता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से लगभग बंद ही रहता है। क्लियर हुई बात कि उच्चारण के समय, यहां लिख लो इस बात को, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख बहुत कम खुले, बहुत कम खुले, अर्थात लगभग बंद रहे, अर्थात लगभग क्या रहे बेटा, बंद रहे। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख बहुत कम खुले अर्थात लगभग बंद रहे, तो उसी को हम बोलते हैं समव्रत स्वर। अब वे समव्रत स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप उच्चारण करो ई का, तो करो एक बार उच्चारण करके देखिए ई, तो लगभग हमारा मुख जो है बहुत कम खुलता है, लगभग बंद होने की कगार पे है। बात समझ में आई। तो ई या बड़ी ई या फिर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और साथ में यहां पे री भी ले लो, तो ये समव्रत स्वर कहलाए बेटा। ये क्या कहलाए, हमारे समव्रत स्वर कहलाए। क्लियर हुई बात। इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, ये देखिएगा। तो यहां पे कौन सा स्वर है बेटा, ई, छोटा ई, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाए, हमारे समव्रत स्वर। तो चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हुई होगी कि समव्रत स्वर क्या है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, दूसरे नंबर पे है हमारा, दूसरे नंबर पे है बेटा हमारा अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत स्वर, ठीक है ना, अर्ध समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत स्वर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब हम किन्हीं स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम किन्हीं स्वर का उच्चारण करते हैं तो समव्रत से थोड़ा अधिक मुंह खुलेगा, यानी कि जो समव्रत है इसमें लगभग बंद है, इससे थोड़ा सा अधिक मुंह खुलेगा, लेकिन ये भी कह सकता हूं कि लगभग आधा बंद भी रहेगा। बात समझ में आई। अर्ध समव्रत स्वर, ठीक है ना। लिख लो इस बात को कि उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय समव्रत से थोड़ा अधिक मुख खुले, अर्थात
लगभग आधा बंद रहे, अर्थात लगभग आधा बंद रहे। अब वे कौन कौन से होंगे, इस बात को समझने का प्रयास करना बेटा कि जो हमारे अर्धसंवृत स्वर है वे कौन कौन से है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक तो होता है ए और एक होता है बेटा ओ, एक होता है ए, एक होता है ओ। तो इस बात को याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि मुख की आकृति के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि संवृत कौन सा है, अर्धसंवृत कौन सा है। तो चीजों को समझना है। तो यहाँ पे संवृत का मतलब हुआ कि लगभग जो मुख होता है वो हमारा बंद ही रहता है। ई का उच्चारण कर लो या ऊ का या फिर री का, तो हम जो है जब उच्चारण करते हैं तो लगभग हमारा मुंह बंद ही रहता है। बंद बंद करते हुए ही हम इनका उच्चारण भी कर लेते हैं। ई जैसे कि ई बोला तो बिल्कुल बंद सही है लगभग, है ना। लेकिन उच्चारण के समय अगर संवृत से थोड़ा ज्यादा मुख खुल जाए, यानी कि लगभग मुख हमारा आधा बंद रहे, तो उसको बोलते हैं बेटा अर्धसंवृत स्वर। और ये इनकी संख्या केवल दो है, एक ए है और एक ओ है, ए और ओ। क्लियर हुई बात। अगर बेटा मैं बात करूं कि हमारा जो तीसरा भेद है, तो तीसरा भेद कौन सा होगा, तो तीसरा भेद होगा बेटा विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। तो विवृत स्वर का मतलब क्या होगा, विवृत स्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बन के भी आया है कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर को पहचानिए चार विकल्पों में से, ठीक है ना। तो विवृत स्वर बेटा एक ही होता है, केवल एक ही होता है, सिंगल होता है, ठीक है ना। विवृत स्वर के बारे में अगर मैं बात करूं तो विवृत स्वर कैसा होगा, तो विवृत स्वर का मतलब होगा कि जिन स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुले, यानी कि लगभग पूरा खुले, उसी को हम क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं। तो लिख लो इस बात को कि उच्चारण करते समय या उच्चारण के समय मुख अधिक खुले या फिर अर्थात लगभग पूरा खुले, लगभग पूरा खुले। बात समझ में आई। उच्चारण के समय मुख अधिक खुले अर्थात लगभग पूरा खुले। तो कौन सा होगा बेटा वो, तो वो कौन सा होगा, वो केवल एक ही है, आ। तो आ हमेशा विवृत स्वर कहलाता है। आ क्या कहलाता है बेटा, हमेशा विवृत स्वर कहलाता है। ये केवल एक ही है। बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीसरा भेद। अगर मैं बात करूं बेटा चौथे भेद की, कि हमारा चौथा भेद क्या होगा, तो चौथा भेद है बेटा हमारा अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर क्या होगा, देखिए बेटा विवृत स्वर में जो हमारा मुख होता है वो लगभग पूरा खुलता है। तो अर्धविवृत का मतलब ये हुआ कि जो विवृत से थोड़ा कम खुले, विवृत से कम, और जो अर्धसंवृत होता है इससे थोड़ा ज्यादा खुले। तो कुल मिलाकर बात यो ही, अर्धविवृत ये कहता है कि उच्चारण के समय मुख, उच्चारण के समय मुख विवृत से कम तथा अर्धसंवृत से अधिक खुले, अर्धसंवृत से अधिक खुले। अब चर्चा हम इस बात की करेंगे कि जो अर्धविवृत स्वर है वे कौन कौन से हैं, अर्धविवृत स्वर वे कौन कौन से हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने जब अर्धसंवृत स्वर पढ़ा तो यहाँ पे एक तो ए है और एक ओ है, तो इन्हीं के बड़े भाई बहन ले लो। तो ए की बड़ी बहन कौन होगी, ए, यानी कि ए की एडी, ये वाली ए। बात समझ में आई। और इसका बड़ा भाई कौन होगा, ओ का बड़ा भाई औ, तो औ। क्लियर हुई बात। तो ये हुआ हमारा
अर्धविवृत, और साथ में हमारा जो उदासीन स्वर है, तो उदासीन स्वर बेटा हमारा एक ही बचा, वो साथ में आ गया यहाँ पे ए। तो ए के बारे में हमेशा याद रखना, जो ए है वो उदासीन स्वर तो है ही, लेकिन साथ में अर्धविवृत स्वर भी है। ये साथ में क्या बेटा, अर्धविवृत स्वर भी है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि एक आगत ध्वनि होती है, जो आगत ध्वनि है या आगत स्वर है, तो वो जो है हमारा वो अर्धविवृत स्वर में आता है। किसमें आता है बेटा, अर्धविवृत स्वर में आता है। तो नोट करो उसको या स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। नोट करो भाई जल्दी से। चलिएगा, अब ये जो हमारा स्वर का भेद था, ये पांचवा भेद था, तो एक भेद और बचा हुआ है, उसी को भी अभी खत्म करेंगे इसी क्लास में, ठीक है बेटा। तो जो अगला भेद है हमारा वो है प्रकृति के आधार पर स्वर का भेद। इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, प्रकृति के आधार पर स्वर का भेद। समझिए भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। अगला जो भेद है वो क्या है, प्रकृति के आधार पर स्वर का भेद, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसको, ये हुआ हमारा पांचवा भेद, पांचवा भेद, ठीक है ना। पांचवा नहीं, छठा भेद है शायद, है ना। 5 भेद तो हम कर चुके ना, तो ये बेटा हुआ हमारा छठा भेद। तो उसको लिखो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो अगर बात करें कि प्रकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको नहीं पता होगा प्रकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, लेकिन यहां से सवाल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो नोट करो तब तक कि प्रकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे। तो याद रखना बेटा, प्रकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं बेटा 2। कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो 2 भेद कौन कौन से होंगे, तो पहला भेद है बेटा अनुनासिक। कौन सा, अन, ये अन है, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, बात समझ में आई, अनुनासिक। या फिर इसी का दूसरा नाम है बेटा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है। ये पहला भेद हुआ। दूसरा भेद बेटा हुआ हमारा अनुनासिक, अनुनासिक। या फिर क्या भेद हुआ, सानुनासिक। इसको हम सानुनासिक भी बोलते हैं, सानुनासिक। या फिर मैं बोल सकता हूं अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु, इसका चिन्ह ये हुआ, ठीक है ना, अर्धचंद्र बिंदु। तो नोट करो फटाफट, अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है। तो अनुनासिक क्या है समझिए भाई, अनुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक वो अनुनासिक, ये क्या है, अनुनासिक यानी कि निर्नुनासिक। इसका मतलब है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से बाहर आए, नाक से ना निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक यानी कि निर्नुनासिक बोलते हैं। निर्नुनासिक यानी कि हवा जो है नाक से ना निकले, केवल और केवल मुख से बाहर आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक या निर्नुनासिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं बेटा इसको कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले, मुख से निकले, नाक से नहीं, नाक से नहीं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं निर्नुनासिक। बात समझ भाई, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, निर्नुनासिक, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, स्वर कौन कौन सकते हैं, ए के बाद आ के साथ आगत स्वर आ भी यहां पे आ जाता है, ठीक है ना।
तो ये आ, ये केवल अर्धचंद्र है। आप इसको विदेशी भाषा का शब्द न समझे, क्योंकि जो ये आ होता है ये हमारी आगत स्वर कहलाता है, ठीक है ना। तो आ के बाद क्या है ई के बाद क्या है बेटा बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री के बाद फिर बेटा ए के बाद आई के बाद ओ के बाद औ, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है, ये सारे के सारे वर्ण क्या है, ये हमारे निर्नुनासिक है, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पर भी अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग हमने नहीं किया। इसी को हम निर्नुनासिक वर्ण या निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं यहां पे अगर मगर है ना, अगर मगर इस तरीके से इधर उधर, तो यहां पे क्या है शब्द, ये निर्नुनासिक है। अगर मगर इधर या उधर, तो यहां पर हम कहीं पे भी अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे निर्नुनासिक या अनुनासिक वर्ण कहलाए, अनुनासिक स्वर कहलाए। क्लियर हुई बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा अनुनासिक की, अनुनासिक क्या होगा, तो अनुनासिक का मतलब क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो इस बात को आप लिख लो, लिख लो इस बात को भी कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले, नाक से भी बाहर निकले, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। जैसे यहां पे मैं लिख दूं ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी, आ के ऊपर चंद्रबिंदी, ई के ऊपर चंद्रबिंदी। अब यहाँ पे जो ई होगा, यहाँ पे ये वाली बिंदु, केवल बिंदु से काम चला लिया ई। फिर उसके बाद हमने लिखा ऊ के ऊपर चंद्रबिंदी, फिर बड़ा ऊ के ऊपर चंद्रबिंदी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया री के बाद हमने लिख दिया फिर बेटा ए के बाद लिख दिया फिर बेटा आई, और आई पे हमने केवल बिंदु से काम चला लिया। फिर ओ के ऊपर लिख दिया, फिर हमने एक बिंदु लगा दिया, और फिर औ। क्लियर हुई बात। तो कुल मिला के ये जितने भी वर्ण, जितने भी स्वर हमने लिखे, ये बेटा हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाए। क्या कहलाए बेटा, अनुनासिक वर्ण कहलाए। बात समझ में आई, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज को और समझ के चलना है कि जिन वर्णों के ऊपर जो सिरोरेखा का मतलब क्या होगा, लाइन। जैसे कि ये हमारी सिरोरेखा है, यानी कि अगर सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो वहां पे हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे ए है, ए के ऊपर ए की मात्रा ये लगी हुई है, तो यहाँ पर हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ओ के ऊपर यहाँ पे मात्रा है ओ में, तो यहाँ पे केवल बिंदु का ही हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार औ में भी। क्लियर हुई बात, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी। जल्दी से नोट करो फटाफट, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो इस बात को कि अनुनासिक ध्वनियां स्वर होती है और इनका प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों में किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बोल दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि चांद। अब चांद शब्द पे हमने जो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, ये अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, तो इसका मतलब तद्भव शब्द हुआ। मैंने बोल दिया पांव भी कैसा शब्द हुआ, तद्भव शब्द हुआ, यानी कि हिंदी का शब्द हुआ, ठीक है ना। मैंने बोल दिया दांत भी कैसा है, हिंदी का शब्द हुआ, ठीक है ना। मैंने बोल दिया गांव भी हमारा हिंदी का तद्भव शब्द हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं सींचना या फिर भौंकना
या फिर भौंकना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल और केवल बिंदी का प्रयोग किया। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है तो हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल और केवल बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना। भौंकना में भी हमने क्या कर दिया, बिंदु का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लगी हुई है। लेकिन जिन शब्दों के ऊपर मात्रा नहीं होती, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं होती, वहां पे हम बिंदी का प्रयोग ना करके वहां पर हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर वहां पर हमने केवल बिंदी का प्रयोग किया तो वो बेटा फिर ये जो है अनुनासिक नहीं कहलाएगा, ये अनुस्वार कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। जैसे कि शब्द है अंकित, जो अंकित शब्द है अंकित, तो अंकित शब्द में जो ये बिंदी लगी हुई है तो ये अनुस्वार है। अब ये अनुनासिक स्वर नहीं होगा, क्योंकि अनुस्वार और जो अनुनासिक है इनमें यही फर्क है कि अनुनासिक ध्वनियां स्वर कहलाती है, जबकि अनुस्वार जो ध्वनियां होती है ये व्यंजन कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारा तत्सम शब्द बनेगा। लेकिन अगर अर्धचंद्र बिंदु लगी है तो तद्भव शब्द बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। तो चलिए बेटा, आज हमने जो आज की क्लास में पढ़ा था वो हमने वर्ण के भेद और स्वर के भेद आज कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है ना। तो हमने वर्ण के भेद कितने थे? टोटल 3 भेद थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। तो इसी क्लास में हमने स्वर का भेद कंप्लीट किया। और इस स्वर के भेद में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। चलिएगा, और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि क्लास नंबर 3, उसमें हम व्यंजन के भेद पे काम करेंगे, व्यंजन को खत्म करेंगे। इसी तरीके से फिर अयोगवाह को समझेंगे। इस तरीके से हम धीरे 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 सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।